गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर AHDP जेनेटिक्स के अंदर अपने पढ़ रहे थे सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न अपने पढ़ लिया था, उसका परिचय, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इंटरफेज अवस्था, समसूत्री की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसी तरह से मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की आगे 5 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेस। इस तरह से अपने पढ़ा था, इनका महत्व पढ़ा था, इनमें अंतर पढ़ा था भी, इनका समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ये कुछ बातें अपने पढ़ी थी, कई क्लासें लगा ली अपने सेल डिवीज़न की, कम से कम हो तो 7-8 क्लासें। तो आज अब अपने क्लास से लगाने के बाद में अब इनके बारे में प्रश्न की चर्चा कर रहे थे। कल कुछ 15-20 प्रश्न किए थे, फिल इन द ब्लैंक आपके आते हैं। और अगर ऑनलाइन पेपर आएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे ये देखो इस तरह से। तो आपको इन क्वेश्चनों पर गौर करना है, सुनना है भी कि आपने जो पढ़ा है उनमें से क्वेश्चन है कि आपके बुक में से बाहर तो कोई प्रश्न जाता ही नहीं है। एक बुक है भी, ये सिलेबस है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता, वो तो अपनी कमज़ोरी है, जाए नहीं तो आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। तो अब अपने बात करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया काइज़मा पर सीधा लिखा हुआ आ सकता है कि निम्न छोटे प्रश्न आते हैं जो 2-2 नंबर के, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो काइज़मा, क्रॉसिंग ओवर, अर्धसूत्री विभाजन, टेट्राड, कोशिका द्रव्य विभाजन, इस तरह से जो टर्म होती है सारी आपको याद रखनी, क्योंकि 2 नंबर में सीधे यही लिखाता है, निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। जैसे ये देखो प्रश्न, इस तरह से प्रश्न बनकर आएंगे आपके, ठीक है। तो ये टर्म है, टर्म आपको पता होगी तो 2 नंबर खड़े हैं आपके, ठीक है। और ये 4 से 5 प्रश्न आते ही आते हैं आपके। फिल इन द ब्लैंक आएंगे और 2-2 नंबर वाले आएंगे, फिर 2.5 नंबर वाले 4, फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे। अब अपने बात करते हैं छोटे क्वेश्चन, देखते हैं जो अपने किए उनमें से अपने को आ रहे नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन, किस प्रावस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है? किस प्रावस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है? अब ये प्रश्न पढ़ते ही मेरे तो याद आ गया, मैंने आपको मेटाफेज के अंदर ये बताया था भी जो गुणसूत्र है वो कुंडलित यानी थोड़े थोड़े संघन हो जाते हैं, छोटे मोटे। प्रोफेज के अंदर तो क्या है भी बिल्कुल जाल क्रोमेटिन पदार्थ है, धागे के रूप में पड़ा है वो, ठीक है। अर्ली और लेट प्रोफेज होती है, वो आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको प्रोफेज में ध्यान रखना है भी जो क्रोमेटिन पदार्थ है, जो गुणसूत्र का कच्चा मटेरियल है, वो धागे के रूप में पड़ा है। धीरे धीरे मान लो वो संघनित हो रहा है, लेकिन वो जो मेटाफेज की जो अवस्था है उसमें क्या है, गुणसूत्र संघन हो जाते हैं और अपने को दिखाई देने लग जाते हैं या उनका अध्ययन कर सकते हैं अपने। और स्पष्ट रूप से तो एनाफेज आएगा आंसर, इसका क्या होगा, एनाफेज। तो जिस हिसाब से प्रश्न होगा उस हिसाब से उत्तर देना है। ये दे रखा है भी किस प्रावस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है भी ऐसी कोई संरचना बने भी जिनका अध्ययन कर सकते हैं। और अगर प्रश्न ये पूछे भी किस प्रावस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो आपका एनाफेज आएगा। अगर ये है भी किस प्रावस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन का मतलब मेटाफेज में थोड़े थोड़े संघन होने लग जाते हैं तो उनका अपने अध्ययन कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, किस प्रावस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, तो वो होगा आंसर मेटाफेज। माइटोसिस के पश्चात पुत्री केंद्रक में DNA की मात्रा, माइटोसिस सब। अब देखो ऐसे प्रश्न बन के आएंगे वहाँ पर। माइटोसिस तो आपको पता है, लेकिन वो हिंदी में लिख देगा और आपको इतना टाइम नहीं होगा, आपको भरा दोगे ये पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ लिया। तो माइटोसिस के पश्चात पुत्री केंद्रक में DNA की मात्रा। तो अब देखो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में अपने पढ़ा था कि जो जितने गुणसूत्र पैतृक या मातृ कोशिका में, पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र है क्या, जो DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर एक संरचना है और उसके ऊपर जीन पाए जाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है भी माइटोसिस के पश्चात पुत्री केंद्रक में DNA की मात्रा, यानी माइटोसिस विभाजन के बाद में जो पुत्री केंद्रक है उनमें जो DNA होगी उनकी मात्रा। तो आपका आंसर क्या होगा, पैतृक केंद्रक के बराबर, यानी जितनी जो पैतृक केंद्रक में DNA की संख्या है उतनी ही जो पुत्र केंद्रक में DNA की संख्या होगी। नेक्स्ट, माइटोसिस में गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन होता है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, डुप्लीकेशन का मतलब है द्विगुणक कॉपी बनाना अपनी। तो वो आपको प्रोफेज है
अवस्था। लेकिन अगर वो ये दे दे, अब देखो प्रोफेज में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो गुणसूत्र का जो वो मटेरियल है वो डबल मात्रा में होता है, डबल होता है, तो वो डुप्लीकेशन है, तो वो आंसर आपका होगा प्रोफेज। और अगर आ जाए अर्ली और लेट प्रोफेज तो इसका आंसर होगा लेट प्रोफेज। और अगर सीधा ही दे दे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तो आपका आंसर होगा प्रोफेज। यानी ये क्या करें, माइटोसिस में गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन। मैंने समसूत्री विभाजन में प्रोफेज के अंदर आपको ये बात बताई थी कि गुणसूत्र का जो मटेरियल है वो डबल मात्रा में होता है, तो आपका आंसर होगा प्रोफेज। और अगर पूछ ले अर्ली या लेट तो आपका आंसर होगा लेट प्रोफेज। कोशिका विभाजन के दौरान सदैव विलुप्त होने वाली संरचना, चाहे वो माइटोसिस है चाहे वो मियोसिस है, ऐसी कौन सी संरचना है जो विलुप्त होती है? इसमें आंसर दिया हुआ देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली है जो कोशिका विभाजन में विलुप्त होती है। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े रहते हैं? बहुत बार मैंने प्रश्न कराया था, अभी प्रश्न पूछा जाएगा भी, जो स्पिंडल फाइबर है वो किस भाग से जुड़े होते हैं? तो वो किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर का विभाजन, पूर्णतया विभाजन एनाफेज के अंदर, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और स्पिंडल फाइबर का जो निर्माण है वो मेटाफेज में होता है। और वो स्पिंडल फाइबर की जो संरचना किससे निकलती है? सेंट्रोमियर से। तो प्रश्न क्या पूछा है, स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े होते हैं? तो सेंट्रोमियर। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर गुणसूत्र का जो बीच वाला भाग होता है। नेक्स्ट, माइटोसिस के दौरान केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में विलुप्त हो जाती है? तो इसने दे रखा है प्रारंभिक प्रोफेज, विलंब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अगर ये आंसर आए तो आपका आंसर होगा विलंब प्रोफेज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था भी प्रोफेज के अंत तक केंद्रक व केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लग जाते हैं। तो अंत तक का मतलब है कि वो विलंब, लेट प्रोफेज अवस्था है। अगर ऑप्शन में प्रारंभिक और लेट विलंब प्रोफेज दिया हो तो आंसर होगा विलंब प्रोफेज। अगर मान लो सीधा दे दे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तो आपका आंसर होगा मेटाफेज। बड़े ही सावधानी से प्रश्न को पढ़ना पड़ता है, फिर आंसर देना पड़ता है। ये आपका कंपटीशन है LSA का, ये मान के चलो। और प्रश्न वहाँ आते हुए गलत होंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रश्न घुमा के दिए जाते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये फील जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो करवाए हुए हैं। और कॉलेज लगेंगे तो यहाँ पर आपके टेस्ट लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो ये आंसर देना बहुत ही टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन है, उनमें से दो बिल्कुल क्लोज लगते हैं अपने को भी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में विलुप्त होने लग जाती है या विलुप्त हो जाती है? प्रश्न दे दिया, आंसर अपने को आ रहा है। अगर वो ऑप्शन नहीं दे तो सीधा आपने लिख सकते हैं मेटाफेज, वो गलत नहीं कर सकता। अगर वो दे दे प्रारंभिक प्रोफेज, विलंब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तो आपका आंसर होगा विलंब प्रोफेज यानी लेट प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लग जाती है। नेक्स्ट, एनाफेज में होता है। एनाफेज में क्या परिवर्तन होता है? एनाफेज में क्या परिवर्तन होता है? अब सीधा ही दे दिया इसने। अब आप दिमाग लगाओ भी एनाफेज अवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन आपने किए थे। और ऑप्शन में देखो कोई वो आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक विभाजन। क्या एनाफेज में केंद्रक विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन, गुणसूत्रों का विभाजन, सेंट्रोमियर का विभाजन। तो आपका आंसर होगा सेंट्रोमियर का विभाजन। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। स्पिंडल फाइबर द्वारा वो गुणसूत्रों को काइनेटोकोर नामक प्रोटीन से चिपक कर और उसको खींचते हैं, अलग ध्रुवों तरफ ले जाते हैं। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस की किस प्रावस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। माइटोसिस की किस प्रावस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं? अब देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में जब सेंट्रोमियर का विभाजन हो रहा है तो आप दिमाग लगाओ कि जब सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो रहा है तो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की तरफ लेकर जाएगा स्पिंडल फाइबर के द्वारा। तो आपका आंसर क्या होगा? एनाफेज। एनाफेज में जो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब आपको बताऊं प्रोफेज। प्रोफेज में अपने इतना ध्यान रखना है, क्रोमेटिन पदार्थ एक धागे जाल के रूप में पड़ा रहता है और गुणसूत्र का जो डबल मटेरियल है वो होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। ये नहीं कहना पूर्णतः विभाजन एनाफेज में होता है।
ठीक है। और एस्ट्रल रश्मियाँ कहाँ से निकलती हैं? स्पिंडल फाइबर से, सॉरी सेंट्रोमियर से। तो अगर प्रश्न ये आ जाए माइटोसिस की किस प्रावस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ कब जाएंगे? कि जब वो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़कर और सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएगा तो साथ साथ में गुणसूत्रों को भी विपरीत ध्रुवों की तरफ ले जाएगा। तो जिस प्रावस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन हो रहा है उसी अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन हो रहा है, विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, पीडी दर पीडी गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाए रखा जा सकता है। पीडी दर पीडी गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा विभाजन है जिससे गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाया जा सकता है? और ये अपने अर्धसूत्री विभाजन के महत्व में अपने पढ़ा था। महत्व में ये पढ़ा था कि जो एक नर युग्मक है शुक्राणु और मादा युग्मक है अंडाणु, ये अपने आप में अलग है तब तक तो अगुणित है, और जब ये मिलेंगे तो द्विगुणित हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे। और इसकी वजह से गुणसूत्र की संख्या को नियत बनाए रखने में ये लाभदायक है। तो आपका आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस द्वारा गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट, मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों के मध्य होने वाला विनिमय कहलाता है। मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों के मध्य होने वाला विनिमय कहलाता है। अब अपने बात की थी भी होमोलोकस क्रोमोसोम है, होमोलोकस क्रोमोसोम। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कैसे? मान लो एक सेल है उसमें 46 गुणसूत्र है, गैमेट्स यानी कि द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित एक सेल है, 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी है। जब प्रथम बार विभाजन होगा तो उनमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े अलग अलग होंगे, जैसे 22 + x 22 + y, इस तरह से करके जोड़े अलग होते हैं। होमोलोकस क्रोमोसोम, होमोलोकस क्रोमोसोम का मतलब है जो एक ही लक्षण या समान लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, तो उनके जोड़े अलग होंगे। जोड़े अलग होंगे तो उन जोड़ों, और वो जोड़े किसके होंगे? पैतृक और मात्रक गुणसूत्रों के होंगे। तो जब उन पैतृक और मात्रक गुणसूत्रों के मध्य जब क्रॉसिंग ओवर का मतलब है किन्हीं गुणसूत्रों के जो होमोलोकस क्रोमोसोम है उनके खंडों का आदान प्रदान जिस स्थान पर होता है या जिस द्वारा होता है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो इसने प्रश्न पूछा है मात्रक और पैतृक गुणसूत्रों के मध्य होने वाला विनिमय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जीन विनिमय कहलाता है। और वो गुणसूत्र कौन से होते हैं? मात्रक और पैतृक। क्यों? क्योंकि एक सेल है, 46 गुणसूत्र है, द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। जब प्रथम बार क्या करेंगे? उनको अलग अलग करेंगे, होमोलोकस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों के जोड़े अलग बनाएंगे। जैसे अगर अपने मेल में करें तो क्या है? 22 + y, और फीमेल में 22 + x, ठीक है। तो 22 का मतलब है 22 जोड़े यानी कि 44, और 2x कौन से हो गए? जो सेक्स गुणसूत्र होता है। उसी तरह से मेल में क्या होता है? 22 + x और 22 + y, यानी कि कितने हो गए? 44। 44 तो क्या है? x, और जो 2y वो हो गए सेक्स गुणसूत्र। तो इस तरह से इनके जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े अलग करते हैं, और द्वितीय विभाजन में जब ये मिलते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होता है। जब पैतृक और मात्रक गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है तो उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट, सिनेप्सिस की क्रिया होती है। सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन की क्रिया होती है। सबसे पहला आपका आंसर मुझे ये हो चाहिए कि किस अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है और किस विभाजन में होती है। ठीक है, पहले मैं आपको प्रश्न पुट किया, आपको इस होल्ड पे रख के या इसको रोक के आप आंसर देने की कोशिश करें। सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, मेरा आपसे प्रश्न है किस विभाजन यानी कि अर्धसूत्री में होती है, समसूत्री विभाजन में होती है। दूसरा, किस प्रावस्था में होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या प्रोफेज की जो आगे 5 है उनमें। ये आप आंसर दें। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, इसका जो सिनेप्सिस की क्रिया है वो होती है जाइगोटीन में। जाइगोटीन में आपने बताया था कि जो समजात गुणसूत्र है वो धीरे धीरे पास आने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहते हैं। इसी तरह से इसने प्रश्न पूछा है, सिनेप्सिस की क्रिया होती है विसमजात गुणसूत्रों में, समजात गुणसूत्रों में, असमजात गुणसूत्रों में, एसेंट्रिक क्रोमोसोम में। तो इसका आंसर होगा समजात गुणसूत्रों। नेक्स्ट, एक टेट्राड में होता है, एक टेट्राड में होता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए टेट्राड शब्द आते ही
टेट्राड का मतलब है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब है गुणसूत्रों के युग्मन या जोड़े, उन्हें बाइवेलेंट कहते हैं। और टेट्राड का मतलब है जिन गुणसूत्रों में 4 क्रोमेटिड हो। तो एक टेट्राड में कितने क्रोमेटिड? 4 क्रोमेटिड। समजात गुणसूत्र का वह जोड़ा जिसमें 4 क्रोमेटिड है उसे टेट्राड कहते हैं। और क्रोमेटिड का मतलब मैंने बताया था, गुणसूत्र है उसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। और उसको आप अर्ध गुणसूत्र भी बोल सकते हो, कह सकते हो। एक क्रोमेटिड को अर्ध गुणसूत्र, क्योंकि एक गुणसूत्र वो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। तो इसने प्रश्न पूछा है एक टेट्राड में होता है क्या क्या होता है एक टेट्राड में। तो आगे इस आंसर देखें, 4 असमजात क्रोमेटिड, 4 समजात गुणसूत्रों का युग्म, 4 असमजात गुणसूत्र और 2 क्रोमेटिड युक्त 2 समजात गुणसूत्र। तो अब देखो कितना बढ़िया इसने ऑप्शन दिए हैं, चारों कंफ्यूज करने वाले हैं। पहला दिया इसने 4 असमजात क्रोमेटिड। अब अपने को पता है कि एक टेट्राड में 4 क्रोमेटिड होते हैं, अपने देखा और आंसर टिक। लेकिन नहीं, 4 ऑप्शन देखो भी क्या वो पूछ क्या रहा है। 4 समजात गुणसूत्रों का युग्म, क्या 4 समजात गुणसूत्र होते हैं? क्यों? क्योंकि जो अपने बात करते हैं टेट्राड की, किसकी? टेट्राड की। इस पोजीशन को टेट्राड कहते हैं। ये टेट्राड है, ये वाले, ये युग्म है, ये टेट्राड कहलाता है। क्या है? टेट्राड कहलाता है, ठीक है। टेट्राड है, इसमें कितने क्रोमेटिड है? 1 2 3 4। कितने क्रोमेटिड है? 4 क्रोमेटिड है। ये 4 अर्धगुणसूत्र हो गए। अब इसने पहला ऑप्शन दे दिया 4 असमजात क्रोमेटिड। क्या ये 4 असमजात क्रोमेटिड है? क्या ये 4 असमजात क्रोमेटिड है? क्यों? क्योंकि समजात गुणसूत्रों का जो युग्म है उसे टेट्राड कहते हैं। 2 गुणसूत्रों, 2 क्रोमेटिड युक्त 2 समजात गुणसूत्र, 2 क्रोमेटिड युक्त 2 समजात गुणसूत्र। अब देखो ये 2 1 2 1 2 2 क्रोमेटिड युक्त 2 समजात गुणसूत्र। तो टोटल कितने हो गए? 4 क्रोमेटिड हो गए। लेकिन उसने घुमाकर प्रश्न पूछा है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है भाई, समजात गुणसूत्र में होते हैं, असमजात क्रोमेटिड नहीं होते, समजात क्रोमेटिड होते हैं। अगर यही आंसर वो दे देता 4 समजात क्रोमेटिड तो आपका आंसर सही था। लेकिन उसने ऑप्शन घुमा के दिया है कि एक टेट्राड में क्या होता है, उसने आंसर दे दिया 4 असमजात क्रोमेटिड। नहीं, फिर इसने प्रश्न घुमाया 2 क्रोमेटिड युक्त 2 समजात गुणसूत्र। तो ये 2 समजात गुणसूत्र है, 1 और 2, और 2 क्रोमेटिड युक्त है ना, 1 और 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, टोटल तो 4 हो गए। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भैया आपका सेल डिवीजन होता है कंप्लीट। अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह करवा दिया, जो करवाया है प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात है, मेन बात थी, सारी अपने पढ़ ली, और कम से कम 7-8 क्लासें हो गई इसकी। तो ये कंप्लीट है और आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये 5-4 चैप्टर शुरू वाले थोड़े डीप है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यही आने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना। बाकी जब आपका कॉलेज लगेगा और डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जो करवाया उसी को पढ़ना है, जो आपकी बुक में दे रखा है उसी को आधार मानकर पढ़ना है। तो आज अपने पढ़ेंगे इतना ही। बाकी आप इनको देखना, क्वेश्चन जो बताएं उनको ध्यान में रखना, क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या उनका आंसर निकल कर आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।